अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ किया है और हम इस चैप्टर नंबर 7 को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ रहे हैं जो इस साल के लिए डिज़ाइन हुआ है। अभी हम चैप्टर 7 के 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। पिछले 2 लेक्चर का जो समरी थी, जो उसका मेन पॉइंट था, मैं उसको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। वो पॉइंट क्या था? आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये असल में सर्कल के ऊपर घूम रहा है। पॉइंट P तो सर्कुलर मूव कर रहा है, पॉइंट P सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन है जिसका नाम n है, पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन, पॉइंट P का जो शैडो हमने डायमीटर पर लिया है जिसका नाम हमने n रखा है, ये n रोटेट नहीं कर रहा, ये सर्कल में मूव नहीं कर रहा, ये पॉइंट n जो है ये असल में डायमीटर के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है। पॉइंट n अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है d पर, ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आता है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, फिर मीन पोजीशन पर आता है। इस तरह से ये एक मीन पोजीशन के ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इस मोशन को हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहते हैं। तो चूंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि पॉइंट n की जो हरकत है वो बेसिकली वाइब्रेशन है, इसलिए पॉइंट n को इस्तेमाल करके कोई भी फार्मूला बनाएंगे वो फार्मूला हर किस्म की वाइब्रेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। पॉइंट n को यूज करके हम कोई भी रिलेशन बनाएंगे वो रिलेशन हर किस्म की ऑसिलेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। क्योंकि ये चैप्टर वाइब्रेशन का, ऑसिलेशन का है, इसलिए हमने इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन का फार्मूला नहीं बनाया, हमने एंगुलर मोशन नहीं पढ़ी, वो तो चैप्टर नंबर 5 है। पॉइंट P सर्कल में घूमता है, हमने इसको नहीं छेड़ना, हमने इसकी मदद से, इसको यूज करते हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इसका जो प्रोजेक्शन n है ना उसका फार्मूला बनाया। और क्योंकि n की मोशन सर्कुलर नहीं है, n की मोशन रोटेशनल नहीं है, एंगुलर नहीं है, n की मोशन कौन सी है? n असल में डायमीटर के ऊपर वाइब्रेट करता है, n की मोशन वाइब्रेशनल है, ऑसिलेशनल है। तो इसलिए पॉइंट n को यूज करते हुए जो भी फार्मूला हमारा बनेगा वो फार्मूला हर किस्म की वाइब्रेशन के लिए एप्लीकेबल है। आज हमने बेटा इस पॉइंट n का एक्सेलरेशन निकालना है। हम इस पॉइंट n का डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं, x = x नॉट sin थीटा। हम इस पॉइंट n की वेलोसिटी निकाल चुके हैं, कल फार्मूला पढ़ा था, v = ओमेगा √x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आज हमने इस पॉइंट n का एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। चले अब यहां से देखें, अगर बच्चों इस डायग्राम को देखो, ये 2-3 लेक्चर से चल रही है, सेम डायग्राम है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। बच्चों O से लेकर P तक ये असल में रेडियस होता है, जैसे O से D तक रेडियस है, ऐसे O से P तक रेडियस है। आप जानते हैं कि इन टॉपिक्स में रेडियस जो होता है वो रेडियस किसके बराबर है? तो आंसर है इन सारे टॉपिक में रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बता दी थी दो, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वाइब्रेशन में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, x नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है? मेन पोजीशन से सबसे दूर वाली जो पोजीशन होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मेन पोजीशन से सबसे दूर वाली पोजीशन कौन सी है? एक्सट्रीम। तो मेन पोजीशन से सबसे ज्यादा फासला जो बनेगा ना वो एक्सट्रीम पोजीशन पर बनेगा, उसका नाम हमने एम्पलीट्यूड रखा है। उससे नीचे नीचे जितने फासले होते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसका सिंबल x है इस चैप्टर में, ठीक हो गया। अब देखो बेटा O से लेकर P तक रेडियस है, रेडियस किसके बराबर है? x नॉट। ये पॉइंट P सर्कल में घूम रहा है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमे उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, चैप्टर 5 में पढ़ा है। कोई भी चीज जब सर्कल में घूमती है तो फोर्स सेंट्रीपिटल होती है और एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर, ये रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ, इसका नाम है AP, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हमने P पॉइंट कहना, P पॉइंट का एक्सेलरेशन, इसको हम AP कहते हैं। चूंकि P पॉइंट सर्कल में घूम रहा है इसलिए P पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंट्रीपिटल है और उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर होती है। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है, इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन रेडियस के अलोंग होती है। देखो ये रेडियस ही है ना, O से लेकर P तक, तो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन जो होती है वो रेडियस के अलोंग होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है। चलो ठीक।
आप जानते हैं कि एपी किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। याद होगा आपको। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां पर चूंकि हमने अपने एक्सेलरेशन को ab से रिप्रेजेंट किया तो ab इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। v कौन सा? ये p पॉइंट की वेलोसिटी है, इसको हमने vp माना हुआ है, तो vp स्क्वायर अपॉन r। बेटा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? आप जानते हैं लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? v इज इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहां पर लिख सकता हूं r किसके बराबर है? x नॉट। बेटा इन केसेस में, इन टॉपिक्स में जो रेडियस है वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला है, जिसका नाम एम्पलीट्यूड रखा हुआ है x नॉट। नीचे r की जगह x नॉट आ गया। अभी कल के टॉपिक में भी हमने vp पढ़ा था। vp किसके इक्वल निकला था? x नॉट ओमेगा। r ओमेगा होता है ना, r की जगह x नॉट आ गया तो x नॉट ओमेगा। vp का स्क्वायर है तो x नॉट ओमेगा का स्क्वायर आ गया। अब देखें ऊपर x नॉट का स्क्वायर, नीचे x नॉट, एक x नॉट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 2x नॉट है, नीचे 1x नॉट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 1x नॉट बच जाएगा, साथ में ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ये आपने कौन सा एक्सेलरेशन निकाला है? तो ये एक्सेलरेशन हमने पॉइंट P का निकाला है, जो कि सेंटर की तरफ है, जिसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो पॉइंट P का एक्सेलरेशन क्या है? x नॉट इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब फिर से देखें, हमारा काम क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना था? हमारा काम क्या पॉइंट P का एक्सेलरेशन निकालना था? आंसर है नहीं। दर हकीकत हमने n वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है, P का नहीं निकालना। P तो सर्कुलर मोशन है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा मेन जो काम है कि हमने अपनी वाइब्रेशन का एक्सेलरेशन निकालना। तो उसके लिए बच्चों देखो, इस AP एक्सेलरेशन के मैं दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ। देखो ना, P पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, इसके अगर मैं दो कंपोनेंट बनाऊं, ये एंगल थीटा है, नीचे वाला अगर एंगल थीटा है तो ऊपर भी एंगल थीटा है। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एंगल के सामने वाला वो होता है साइन वाला कंपोनेंट, एक एंगल के साथ वाला वो होता है कॉस वाला कंपोनेंट। तो देखो इस AP का, ये जो AP है, इस AP का एक कंपोनेंट एंगल के सामने होगा, ये वाला कंपोनेंट, इसका नाम होगा दिस इज AP sin थीटा। इसका नाम होगा बच्चों, ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का नाम है AP sin थीटा। ठीक है, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट। एक एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? तो आंसर है वो x वाला कंपोनेंट है, उसे हम लिखेंगे AP cos थीटा। फिर से पॉइंट P का एक्सेलरेशन, पॉइंट P सर्कल में घूम रहा है, हमें उसका एक्सेलरेशन नहीं निकालना, हमें असल में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। किसका? हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है n वाले पॉइंट का। हमने क्या किया? हमने इस AP, ये जो हमारा P पॉइंट का एक्सेलरेशन था, हमने इसके कंपोनेंट बनाए, जैसे कल वेलोसिटी के बनाए। तो बच्चों इस AP एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होता है, उसका नाम परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है y वाला, AP sin थीटा, और एक एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा बेस कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका नाम होगा AP cos थीटा। ठीक है, हमने अपने AP पॉइंट P के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बना लिए। इन कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट है जो डायामीटर पर आ रहा है? क्योंकि पॉइंट N असल में वाइब्रेट कहाँ कर रहा है? तो पॉइंट N वाइब्रेट कर रहा है डायामीटर पर। जौन सा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट डायामीटर के अलोंग होगा वो असल वैल्यू होगी पॉइंट N। एक्सेलरेशन के दो हिस्से हैं, कंपोनेंट का मतलब हिस्से होते हैं, दो हिस्से। एक इसका कंपोनेंट आ रहा है डायमीटर के साथ AP sin थीटा, एक कंपोनेंट इसका आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ये AP cos थीटा। तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो पॉइंट N की सिंक में है, जो इसकी वाइब्रेशन में आ रहा है? तो आंसर है पॉइंट N वाइब्रेट कर कैसे रहा है? पहले ये तो देखो, ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे डायमीटर पर, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इस डायरेक्शन में जौन सा कंपोनेंट होगा ना एक्सेलरेशन का, वो असल में एक्सेलरेशन होगा n का। तो देखो द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट n इज द कंपोनेंट ऑफ AP
बेटा एक्चुअली द कंपोनेंट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एन का जो एक्सेलरेशन होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एन इज द कंपोनेंट ऑफ एपी, कहता पी वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है अलोंग द डायमीटर डी। ठीक हो गया, एपी एक्सेलरेशन का, एपी हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है एन वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन जो वाइब्रेट कर रहा है। तो बच्चों आपके पास ये जो एपी एक्सेलरेशन था, हमने इसके दो हिस्से बना लिए, कोई तो हिस्सा ऐसा होगा जो एन की सिंक में आता होगा, जो डायमीटर पर आता होगा, वो कंपोनेंट कौन सा है? तो एबी का वो कंपोनेंट एबी साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है ना एबी साइन थीटा, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एन बिकॉज दिस कंपोनेंट इज अलोंग डायमीटर, ये डायमीटर के साथ आ रहा है एबी cos थीटा, तो इस सिंक में आ रहा है बेटा, एबी cos थीटा वाला कंपोनेंट तो इस सिंक में है, ये वाली सिंक नहीं चाहिए हमें, एक्सेलरेशन का वो हिस्सा चाहिए जो डायमीटर के साथ आ रहा है, क्योंकि एन वाला मूव डायमीटर पर कर रहा है। तो फिर एन पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एपी साइन थीटा। हाँ जी, एपी किसके बराबर है वो देखिए, एपी निकाला हुआ हमने एक्स नोड ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हमने साइन थीटा को कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा को कैलकुलेट करें तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? हाँ जी, साइन थीटा, टू कैलकुलेट द साइन थीटा, टू कैलकुलेट द साइन थीटा वी यूज, हम एक ट्राइंगल यूज करते हैं OPN, वही जो कल परसों से करते आ रहे हैं, ये वाली O, ये P और ये N। हाँ जी, इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल होगा? तो आंसर है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है बच्चों, O से लेकर N तक आप जानते हैं O से N तक ये x के बराबर था। ठीक हो गया ना, O से D तक x नोट होता है एम्पलीट्यूड, इससे नीचे नीचे वाला फासला x होता है। तो O से N क्या था? x परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? O से P, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज O से P किसके बराबर है? x। यानी आप एक दफा लिख भी सकते हो ऐसे, ON डिवाइडेड बाय OP, ON x है, OP x है। ठीक है, ये वाला फासला x है और ये वाला फासला x है। ये साइन थीटा इक्वेशन 1 में पुट करनी है। हाँ जी, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन? पॉइंट n का एक्सेलरेशन जो कि वाइब्रेट कर रहा है, डायमीटर के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, तो पॉइंट n का एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, हाँ a इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर, पहले से लिखा होता है। आगे ये साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है? x अपॉन x नॉट। बेटा एक x नॉट से गया तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x। तो एक्सेलरेशन पॉइंट n जो कि वाइब्रेट कर रहा है सर्कल के डायमीटर पर, उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है? a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप यहां से देख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और वाइब्रेशन में कल मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं? आंसर है जिस पोजीशन से बॉडी को चलाना शुरू किया है फासला उधर से ही मेजर होता है। वाइब्रेशन कहां से शुरू होती है? स्टार्टिंग पॉइंट उसका नॉर्मली कहां है? बॉडी कहां रुका होता है? मेन पोजीशन में। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे रुका होगा। जब आप इस पोजीशन से छेड़ोगे ना उसे, फिर फासला मेजर होगा। तो मेन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो फासला मेजर होता है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर अगर बॉडी होगा तो फासला 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी होगा तो फासला मैक्सिमम है जिसका नाम x नॉट है। ठीक हो गया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओमेगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओमेगा एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। देखो ना, जिस फ्रीक्वेंसी से p घूम रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से n भी तो वाइब्रेट कर रहा है, ये आमतौर पर फिक्स होती है। ठीक है,
जी। तो एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ये मैंने माइनस लगाया। असल में वाइब्रेशन में पता क्या होता है बच्चों, ऑसिलेशन में, वाइब्रेशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट होते हैं। सुनो कैसे? जिस वक्त आप बॉडी को मेन पोजीशन से, इधर सुनो मेन, जिस वक्त आप बॉडी को मेन पोजीशन से मूव करवाते हो ना, जैसे जैसे बॉडी मेन पोजीशन से आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, जिधर बॉडी मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा। ऐसे ठीक हो गया? तो जब बॉडी मेन पोजीशन से ऊपर जा रहा होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, उसका डिस्प्लेसमेंट उधर होगा जिधर बॉडी जा रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन पता किधर होगा? इसका एक्सेलरेशन वापस मेन पोजीशन की तरफ होगा। फिर से देखो, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बॉडी है, ऐसे एक बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, मैं इसको ये एक्सट्रीम मेन पोजीशन से, मैं इसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाता हूँ। मैं एक पेंडुलम की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि पेंडुलम वाइब्रेशन में आता है। वाइब्रेशन की एक बेहतरीन एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की है। अब देखिए, जिस वक्त मैं अपने पेंडुलम को मेन पोजीशन से लेके जाऊंगा ना इधर, ये तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। सही। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता किधर होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होगी। ऐसे ये एक्सेलरेशन। वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो, ऑसिलेटिंग बॉडी हो, उसका एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था जिस सिंक में फोर्स होती है उस सिंक में एक्सेलरेशन होगा। असल में जब बॉडी को मेन पोजीशन से हिलाते हो ना, ये बात जरा गौर से सुनिए, जब आप इसे मेन पोजीशन से हिलाते हो, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके यहाँ पर ले जाके आप सिर्फ छोड़ते हो, ये बॉडी खुद ही नीचे आता है। इसका मतलब है इस पर फोर्स लग रही थी वापिस, उस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करवाती है ना, उस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। भले आप उसे मेन पोजीशन से उठा के एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाओ, लेकिन एक फोर्स होगी जो उसे वापस लाना चाहती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? तो आंसर है रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। ये ऐसी फोर्स है जो बॉडी को हमेशा मेन पोजीशन पर खींचना चाहती है। तो चूंकि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ है, यहीं से हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जिधर फोर्स होगी उधर एक्सेलरेशन। इसलिए वाइब्रेशन में ना, ऑसिलेशन में, वाइब्रेशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो देखो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये माइनस के साइन का मतलब पता क्या है? माइनस के साइन का मतलब है एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। चैप्टर 7 में माइनस का साइन जब हम लगाते हैं तो माइनस का साइन मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मेन पोजीशन से दूर जाओगे, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। व्हाट डज मीन बाय नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? आंसर है नेगेटिव साइन का मतलब है एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है? Acceleration always directed towards mean position. Acceleration always directed towards mean position. ये जो दो खसूसियत मैंने बताई है ना, कौन कौन सी? नंबर 1, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ये दो खसूसियत होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वाइब्रेशन की, ऑसिलेशन। जिसको कहोगे ऑसिलेशन है, जिसे कहोगे ये वाइब्रेट कर रहा है, उसमें ये दो शर्तें पूरी होती होंगी। नंबर 1, उसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होगा और एक्सेलरेशन की सिंक हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा। इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आता है, क्योंकि एक्स और ए दोनों ऑपोजिट होते हैं। और ये याद रहे, जब बॉडी मेन से एक्सट्रीम जा रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर होता है? एक्सेलरेशन उधर होगा जिधर रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो बच्चों यहाँ पर नॉर्मली ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा A इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x।
कांस्टेंट खत्म कर दें तो क्या हो जाएगा, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वाइब्रेशन। कोई भी बॉडी वाइब्रेट करे, ऑसिलेट करे, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली है और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। माइनस का साइन चैप्टर 7 में कहीं आ जाए इसका मतलब होता है डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली है और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। कल हमने पढ़ा था बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी, आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, फार्मूले पर थोड़ा सा गौर करो आपको पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट। जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारा x किसके बराबर होगा, x नॉट के बराबर, तो x इज इक्वल टू x नॉट। तो फार्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x नॉट। दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम। मिनिमम एक्सेलरेशन कहां पर होगा, तो मिनिमम एक्सेलरेशन होगा एट मीन पोजीशन, जहां पर x मिनिमम होगा, a भी मिनिमम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और x मिनिमम होता है मीन पोजीशन पर कितना होता है, आंसर है 0। मीन पोजीशन से तो फासला मेजर करना शुरू करते हैं, मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0 होती है। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, जहां x 0, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, जहां x मैक्सिमम हो जाए x में। ये दो चीजें याद होनी चाहिए। तो बच्चों जब x 0 पुट करोगे फार्मूले में तो a क्या निकलेगा, 0। दिस इज मिनिमम। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 मीन पोजीशन पर वहां एक्सेलरेशन 0। तो आपने एक चीज का अंदाजा लगाया, वाइब्रेशन ऑसिलेशन में ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट बिहेव करते हैं। बेटा कैसे, हमने कल पढ़ा था एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके बॉडी रुकता है ना, रुक के फिर वापस। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी 0 होती थी। जहां वेलोसिटी 0 वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती थी, मैक्सिमम, x नॉट ओमेगा, ये मैक्सिमम होती है। और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम वहां एक्सेलरेशन मिनिमम। ये हमारी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट भी है। अगर जाके एक्सरसाइज का शॉर्ट देखेंगे उसमें एक सवाल होगा, शो दैट where the acceleration is minimum velocity is maximum and where the acceleration is maximum velocity is minimum। ठीक हो गया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर a मैक्सिमम b मिनिमम, मीन पोजीशन पर b मैक्सिमम a मिनिमम, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है। तो ये हमारा तीसरा एक्सेलरेशन का टॉपिक भी खत्म है। इस तरह से हमारा जो एक सिलसिला था टॉपिक का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम वाला वो खत्म हो गया। तो बच्चों इसको आपने अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है, याद करना है। अगर ना पता चले तो वीडियो को बार बार पीछे करके रिवाइज करके आपने सुन लेना है। लेकिन इन लेक्चर को, ये सारे सब्जेक्टिव के टॉपिक हैं, इनको अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर फेज में। उस वक्त के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।